हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे रेमिशन के बारे में। क्या होता है रेमिशन, कितने टाइप का होता है और इसके लीगल प्रोविजंस क्या हैं, इसी वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के जो गैंग रेप केस में गुजरात ने जिस गुजरात गवर्नमेंट में रेमिशन पावर यूज करके सारे कन्विक्ट्स को रिलीज कर दिया था, उस ऑर्डर को क्वैश किया है, ये कहते हुए कि गुजरात गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी ही नहीं थी उन्हें रेमिट करने की। क्या होता है ये प्रोविजन और किस लिए है, समझते हैं अपन। तो सबसे पहले जब गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन का यूज करके जितने भी गैंग रेप के जो एक्यूज थे सारे को रिलीज कर दिया था, क्योंकि 14 साल से ज्यादा का प्रोविजन, वो जेल में 14 साल से ज्यादा की सजा ऑलरेडी काट चुके थे। दिस वॉज अ बेसिक बैकग्राउंड। अब यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगाया है कि सीआरपीसी के तहत एक बात क्लियर है कि जिस एरिया में जिस कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है, यानी उन्हें कन्विक्ट किया है, केवल और केवल उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले स्टेट के पास ये पावर है कि इसको बाइज्जत बली कर सकते हैं, यानी कि उन्हें रेमिशन पावर ग्रांट किया जा सकता है। इस केस में एक्चुअली जो क्राइम हुआ था वो गुजरात में हुआ था, बट क्योंकि गुजरात में माना गया था कि सारा का सारा जो प्रोसीडिंग्स के लिए कंडीशन सेफ नहीं है, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट से महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ये केस ट्रांसफर कर दिया गया था और महाराष्ट्र के ही कोर्ट ने इन्हें सेंटेंस किया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी एक्ट के तहत ये बात क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वह उसमें रेमिशन ग्रांट कर सके। इसी वजह से लीगल जुरिस्डिक्शन के लैकिंग होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वैश किया है। ये कहीं पर भी मतलब नहीं है कि इसका कोई लॉ में कोई अलग छेड़छाड़ की गई है या तो कोई नई सबूत आए हैं, इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इनके पास डेफिनेटली मौका रहेगा, कल जितने भी एक्यूज्ड हैं, एक तो सबसे पहले उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर, बट आफ्टर दैट ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकते हैं रेमिशन के लिए। यदि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्हें अप्रूव करती है तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज अ बैकड्रॉप। समझते हैं अपन रेमिशन होता क्या है। रेमिशन यदि अपन देखें तो हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप किसी को बाइज्जत बली कर दो, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ रेमिशन, यानी कि किसी भी तरीके का आप सेंटेंस या जो पनिशमेंट है उसे कम करो, इसे आसान भाषा में बोला जाता है रेमिशन। चाहे वो ड्यूरेशन कम हो सकता है, चाहे वो कुछ कंडीशन लगाकर रिलीज किया जा सकता है, या तो किसी टाइप का एग्जीक्यूशन होना है तो उसे रोका जा सकता है टेम्पररी। ये सारे प्रोविजन आते हैं रेमिशन के अंदर। यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 और 161 ये है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 72 में मेंशन किया गया है, और 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर को मेंशन किया गया है। ये दोनों में रेमिशन वर्ड एग्जैक्टली यूज किया गया है। यदि अपन देखें इन दोनों के तहत 5 अलग अलग पावर्स होते हैं जो मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है पार्डन, सेकंड नंबर का आता है कम्यूटेशन, थर्ड नंबर का आता है कम्यूट लिख देते हैं, थर्ड नंबर का आता है रेमिशन, फोर्थ नंबर का आता है रिस्पाइट और फिफ्थ आता है रिप्राइव। पांचों के पांचों समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन 72 के टर्म्स में कर रहे हैं जो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। तो सबसे पहला पावर होता है पार्डन। पार्डन यानी कि पूरी की पूरी जो पनिशमेंट है उसे खत्म कर देना। सपोज एक कल्प्रिट को हैंग करने की सजा दी गई है, तो यदि प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर देते हैं तो उसे बाइज्जत बली कर दिया जाएगा, दैट इज अ पार्डनिंग पावर। कम्यूट यानी कि जो एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है उसे लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में बदल दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यानी कि मान लो आपको एक कल्प्रिट को हैंग की पनिशमेंट दी गई है तो उसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, दिस इज कम्यूट। रेमिशन मतलब कि नॉर्मली होता है जो ड्यूरेशन है उसे आप कम कर दो, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेमिशन इन टेक्निकल वर्ड्स। हालांकि जब अपन सीआरपीसी की टर्म्स में यूज करते हैं तो ऑफन इसका जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा वाइडर लेते हैं, बट द एक्चुअल टेक्निकल वर्ड इज ड्यूरेशन कम कर दिया जाए। सो फॉर एग्जाम्पल 14 ईयर्स की सजा मिली है तो उसे रिड्यूस करके 7 ईयर कर दिया जाए, दैट वुड कम अंडर रेमिशन। इसके अलावा रिस्पाइट यानी कि
कुछ स्पेशल कंडीशंस हो, जैसे कि मान लो कोई विमेन है वो प्रेग्नेंट है, या कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रिस्पाइट का प्रोविजन लागू होके कम किया जा सकता है तीनों किसी भी ऑर्डर पे सेंटेंस। यदि रिप्राइव होता है तो ये एक तरीके से कंडीशनल स्टे कहा जाता है। यही 5 टाइप के पार्डनिंग पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट के पास। सिमिलर पार्डनिंग पावर दिए गए हैं गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के अंदर। थोड़े से टेक्निकल डिफिकल्टी है, डिफरेंसेस हैं, जैसे 72 जो प्रेसिडेंट का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है, कभी भी गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, तो थोड़े से माइनर डिफरेंसेस हैं, वो अपन पॉलिटी में देखते हैं, बट ओवरऑल मेजरली फ्रेमवर्क सेम है। तो यदि अपन देखे जाए यहां जो पावर है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, जो दिया गया है सेक्शन 432 433 ए सीआरपीसी के तहत। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना भी प्रिजन से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आता है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। इसी वजह से कौन इससे रिलेटेड सारे रूल्स बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टेट स्पेसिफिक, यानी कि स्टेट्स के सबके अपने अपने खुद के प्रोविजंस हैं किस कंडीशन में रेमिशन प्रोवाइड करना है। बट एक ब्रॉडर जो है ये सेक्शन कुछ मेजर गाइडलाइंस है जो एक्ट करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आगे अपन देखेंगे वो भी एक तरीके से इसमें इंपोजिंग नॉट जस्ट गाइडलाइंस बट एक इंपोजिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी ही चाहिए और उसके बाद आप जितने लॉ बनाना है बना लो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अपन ने देखा कि गुजरात गवर्नमेंट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था। ये क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट 432 और 133 क्लॉज ऑफ सीआरपीसी में ये मेंशन्ड है। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जितने भी रूल्स हैं वो इन सीआरपीसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं 432। इसमें डायरेक्टली प्रोविजन दिया गया है कि रेमिशन से रिलेटेड पावर किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रेमिशन को यूज कर सकता है। बट इन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट आगे आगे क्लॉज में 433A में कुछ कंडीशनैलिटीज डाल दी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई लाइफ टाइम कन्विक्ट है या कोई सीरियस मान लो डेथ सेंटेंस के लिए पहले कन्विक्ट था, उसे बाद में लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट किया गया, तो ऐसे कंडीशन वाले पर्सन को मिनिमम से मिनिमम 14 इयर्स जेल में बिताना ही होगा, तभी और तभी उसमें उसके एक्ट को रेमिट किया जा सकता है। दिस इज अ बेसिक कंडीशन। ऐसा ही 435 में एक और कंडीशनैलिटी है कि यदि सेंट्रल लॉ से रिलेटेड कहीं पर भी कोई इंसान कन्विक्ट हुआ है तो उस कंडीशन में स्टेट को सेंटर की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो रेमिट कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक आइडिया। बट एक बात तय है, जो भी है ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल रेमिशन के जो ग्राउंड्स होते हैं क्या होते हैं, यदि कोई जेल में है तो जेल में अच्छा बिहेवियर शो किया हो, ठीक है, वो अपने इनके जो को एक्यूज्ड का स्टेटस है और सीरियसनेस, यानी कि किस एक्सटेंट का क्राइम है, क्राइम कितना ज्यादा हीनियस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या वो एक्चुअली सीरियस है, उनके पार्टनर के साथ क्या स्टेटस है, किस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये कुछ ब्रॉडर गाइडलाइंस दी गई है। और यदि आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ज्यादा बेसिक 2000 में एक केस हुआ था लक्ष्मण नास्कर, इस जजमेंट में कुछ और ब्रॉडर ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिन्हें कंसिडर करना चाहिए जब भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कन्विक्ट को रेमिट करे। सो दैट इज अ बेसिक आइडिया जो यहां पर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या उस को जब रिलीज कर दिया जाएगा तो वो सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, क्या वो पर्सन दोबारा से ये गलती कर सकता है, ऐसा क्राइम कर सकता है, क्या कोई भी पोटेंशियलिटी है इसको वापस क्राइम करने का, वही क्राइम या सेकेंडरी इससे रिलेटेड दूसरा क्राइम, ये भी देखा जाता है। फिर कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन, प्रिजन को कैदी बनाकर रखना, किसी को भी कैदी बना के रखना क्या उसके या सोसाइटी के लिए कुछ भला करेगा, ये देखना है। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड, क्या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, बाहर जाएंगे तो उन्हें किस वातावरण में रहना पड़ेगा, क्या ये सोसाइटी उनकी सोसाइटी उस तरीके को हैंडल कर पाएगी, क्या वो उस प्रेशर को झेल पाएंगे, इस तरीके की कंडीशंस को देखा जाता है। ये सारे क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर्स हैं इसीलिए ये डिपेंड करता है स्टेट स्पेसिफिक कि कैसे इन्हें जज किया जाए, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दिस आर द बेसिक कंडीशंस। तो दैट इज ऑल फॉर रेमिशन। रेमिशन में कोई बहुत ज्यादा है नहीं, बस इतना सही है, पता होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट इज अल्टीमेट अथॉरिटी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट का 2000 वाला लक्ष्मण वाला केस, वो अपन को ध्यान रखना है। दैट इज इट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जल्दी से देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये 2021 यूपीएससी का है।
व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of his or right. Parole क्या है? एक matter of right है. गलत है ये statement. State governments have their own prisoners release parole rules. बिल्कुल prison जो है किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के खुद के रूल्स हैं. तो आंसर क्या होगा? यदि करेक्ट पूछा है, यस करेक्ट पूछा है, तो आंसर होगा 2. अब दो चीज में डिफरेंशिएशन अपने को इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए. एक होता है पैरोल और एक होता है फरलो. तो जो पैरोल होता है दोनों ही कंडीशन में रिलीज किया जाता है, बट पैरोल के कंडीशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में रिलीज किया जाता है. जैसे मान लो किसी भी जो जेल में है बंदा, उसके आसपास के किसी की डेथ हो गई या वो बहुत ज्यादा इल है, ऐसी कुछ सिचुएशन के कारण पैरोल में उसे रिलीज किया जाता है. वहीं फरलो में इसे एक मैटर ऑफ, कोई भी कैदी जो होता है, इट इज अ मैटर ऑफ राइट. क्योंकि जब कोई पर्सन को अपन जेल में रखते हैं तो हम उसके बेसिक जो सोशल रिलेशंस बनाने की, सोशल कनेक्शंस बनाने की जो ह्यूमन प्रक्रिया है उसे अपन ले रहे हैं. इस वजह से ताकि वो अपने एसेंशियल रिलेशंस को कम से कम कंटिन्यू कर ले, इसीलिए फरलॉ की राइट दी गई है. तो फरलॉ इज अ मैटर ऑफ राइट व्हाइल पैरोल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट. दोनों ही केस में रिलीज किया जाता है. बट यदि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से दोनों ही केस में यदि लगे जो कन्विक्ट है, जो जेल में है, वो सोसाइटी के लिए एक डेंजर हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पैरोल और फरलो दोनों के केस, दोनों को रोका जा सकता है. दैट इज द बेसिक्स. ये क्वेश्चन कराने का एक इंपॉर्टेंट एम ये है कि क्या होता है कि टेक्निकल टर्म्स अपन ऑफन इग्नोर कर देते हैं. रेमिशनरी टेक्निकल की जरूरत क्या है, बट यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है, तो जो न्यूज में है कम से कम उनके बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए. So that's all for this topic. Thank you and have a great day.